नमस्कार मेरे डर और रहस्य के शौकीन साथियों, आपका स्वागत है गुलशन हॉरर स्टोरी में, जहां हर कहानी आपके दिल की धड़कनें बढ़ा देगी। आज हम शुरू करने जा रहे हैं एक नई डरावनी यात्रा, शापित जंगल की हवेली, जहां एक कदम आपको हमेशा के लिए अंधेरे में कैद कर सकता है। दोस्तों, हमारा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर जल्द से जल्द पूरा करना। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, ताकि हम और भी डरावनी कहानियां आपके लिए ला सकें। और हाँ, अपना नाम और गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखें, क्योंकि हम अपने ख़ास दर्शकों को गिफ्ट भेजने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि हवेली का दरवाज़ा खुल चुका है और अंधेरा आपका इंतज़ार कर रहा है। रात का समय था। गांव के चारों तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। चांद की हल्की सी रोशनी सूखे पेड़ों के शाखों पर टकराकर एक अजीब सी परछाई बना रही थी। गांव के किनारे एक पुराना रास्ता था जो सीधे जंगल की तरफ जाता था। लोग कहते थे उस जंगल में एक हवेली है जो पिछले 100 साल से वीरान है, लेकिन उसकी खिड़कियों में कभी कभी लाल रोशनी चमकती है और धीमी सी औरत की हंसी सुनाई देती है। अर्जुन, रोहित और दीपक, ये तीनों बचपन के दोस्त थे और रोमांच की तलाश में अक्सर अजीब जगहों पर चले जाते थे। उस रात भी अर्जुन ने कहा, सुना है हवेली में एक कमरा है जो हमेशा बंद रहता है और उसमें कुछ ऐसा छुपा है जो इंसानों का नहीं है। चलो देखते हैं। रोहित और दीपक पहले तो हिचके, लेकिन दोस्ती के जोश और जिज्ञासा ने डर को पीछे छोड़ दिया। तीनों टॉर्च और मोबाइल लेकर गांव के बाहर निकल पड़े। जंगल में कदम रखते ही ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया। पेड़ों के बीच से आती सिसकियों जैसी आवाजें कानों में पड़ रही थीं। जितना आगे बढ़ते उतना ही अंधेरा और घना होता जा रहा था। टॉर्च की रोशनी में कभी कभी पेड़ों के बीच सफेद साया सा दिखता, लेकिन जैसे ही नजर फोकस करते वो गायब हो जाता। करीब आधा घंटा चलने के बाद हवेली की परछाई नजर आई। ऊंची ऊंची दीवारें, टूटी खिड़कियां और लोहे का पुराना दरवाजा जिस पर जंग के निशान थे। दरवाजा बंद था, लेकिन हवा के झोंके से वो धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे उन्हें अंदर बुला रहा हो। अर्जुन ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया। एक अजीब सी कर कर की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। अंदर से धूल और सड़ांत की महक आई और उसी समय हवेली के भीतर से किसी ने बहुत धीरे से फुसफुसाया, तुम आ गए। तीनों की रूह कांप गई, लेकिन अब वो वापस नहीं जा सकते थे। अर्जुन, रोहित और दीपक ने एक दूसरे की तरफ देखा। तीनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं, लेकिन अर्जुन का चेहरा जिज्ञासा से भरा हुआ था। उसने फुसफुसाते हुए कहा, डरने की जरूरत नहीं है, ये शायद हवा की आवाज होगी। हालांकि उसके अपने गले में भी हल्की सी घबराहट थी। टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी गई। हवेली का हॉल दिखाई दिया। चारों तरफ जाले, टूटी कुर्सियां और फर्श पर बिखरे कांच के टुकड़े। दीवारों पर पुराने समय की पेंटिंग्स टंगी थीं, लेकिन उनकी आंखों में चमकती हुई लाल सी रोशनी दिख रही थी, जैसे वो जिंदा हों। कमरे के कोने में एक बड़ा सा शीशा रखा था, जिसके आधे हिस्से में धुंध जमी थी और बाकी हिस्से में उनकी अपनी परछाई थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी दिख रही थी। अचानक दीपक ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तूने देखा? हमारी परछाई में एक चौथा साया खड़ा है। सबने चौंक कर शीशे की तरफ देखा। हाँ, उनकी 3 परछाइयों के पीछे एक लंबा, दुबला, पूरी तरह काले कपड़ों में लिपटा हुआ साया खड़ा था, लेकिन असली कमरे में उनके पीछे कोई नहीं था। तभी ऊपर वाली मंजिल से लकड़ी के फर्श के चरमराने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई भारी कदमों से चल रहा हो। रोहित ने घबरा कर कहा, मुझे लगता है हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन अर्जुन ने अपनी टॉर्च उठाई और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया।
सीढ़ियों के पास जाते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर को चीरता हुआ निकल गया और हर कदम के साथ ऐसा लगता जैसे सीढ़ियों के नीचे से कोई अदृश्य ताकत उन्हें ऊपर खींच रही हो। सीढ़ियों के बीच में आते ही ऊपर से एक लोहे की चेन गिरी और फर्श पर टकराकर एक जोरदार आवाज हुई। दीपक की टॉर्च झटके से बुझ गई। अंधेरे में सिर्फ ऊपर वाली मंजिल से आती एक हल्की सी लाल रोशनी बची थी और उसी रोशनी के बीच एक महिला का धुंधला सा चेहरा दिखा जिसकी आंखें बिल्कुल काली थीं। वो धीरे धीरे मुस्कुरा रही थी। रोहित ने चीखते हुए कहा, ये इंसान नहीं है। ऊपर से आती वो लाल रोशनी और उसके बीच खड़ी वो महिला। उसके लंबे बिखरे बाल हवा में लहरा रहे थे। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली, जैसे उनमें कोई सफेदी न हो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन टॉर्च की किरण जैसे उसके चेहरे तक पहुंचते ही बुझने लगी। कमरा धीरे धीरे और अंधेरा होता जा रहा था। सिर्फ वही लाल रोशनी बाकी थी जो अब और तेज हो रही थी। अचानक महिला के होंठ हिले। उसकी आवाज धीमी और फुसफुसाहट जैसी थी, लेकिन हर तरफ गूंज रही थी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। ये हवेली तुम्हें नहीं छोड़ेगी। दीपक ने डरकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर किसी अदृश्य ताकत ने जकड़ लिए थे। वो हिल भी नहीं पा रहा था। रोहित ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, तभी महिला ने अपने लंबी उंगलियों से हवा में एक अजीब सा चिन्ह बनाया और अगले ही पल दीपक का शरीर झटके से ऊपर उठा और फिर जोर से फर्श पर गिरा। अर्जुन ने गुस्से और डर के मिले जुले अंदाज में पूछा, तुम कौन हो? हमसे क्या चाहती हो? महिला की मुस्कान और चौड़ी हो गई। उसने धीरे से कहा, मैं इस हवेली की मालकिन हूं, लेकिन जिंदा नहीं। मेरा नाम रूपा है और मैं अपने कातिल की तलाश में हूं। इतना कहकर उसके शरीर से धुंध निकलने लगी। वो धुंध सीढ़ियों के ऊपर के कमरे की तरफ बढ़ी, जैसे उन्हें किसी खास जगह ले जाना चाहती हो। लेकिन उसी समय हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और बाहर से तेज आंधी चलने लगी। लकड़ी के दरवाजे पर जोर जोर से कोई खरोचने लगा। अर्जुन ने धीरे से कहा, दोस्तों, हमें लगता है ये हवेली हमें कहीं फंसाना चाहती है। सीढ़ियों के ऊपर से आती धुंध जैसे उन्हें अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन, रोहित और दीपक भारी कदमों से ऊपर चढ़ने लगे। हर कदम के साथ फर्श की लकड़ी चरमरा रही थी, मानो वो कभी भी टूट सकती हो। ऊपर पहुंचते ही उन्होंने देखा कि एक लंबा गलियारा उनके सामने था। गलियारे की दीवारों पर पुराने धूल से भरे चित्र टंगे थे। हर तस्वीर में वही औरत रूपा अलग अलग अंदाज में मुस्कुरा रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसकी काली आंखें हर तस्वीर में उनके पीछे पीछे घूम रही थीं। अचानक गलियारे के आखिर में एक दरवाजा अपने आप खुला। अंदर घुप अंधेरा था, सिर्फ कोने में एक लालटेन जल रही थी। वे धीरे धीरे अंदर गए। कमरे में अजीब सा माहौल था। हवा भारी थी, जैसे उसमें कोई अदृश्य जहर मिला हो। अर्जुन ने लालटेन उठाई और देखा, दीवारों पर नाखूनों से बने खरोंच के निशान थे। फर्श पर सूखी खून की परत जमी थी और बीच में एक लोहे की कुर्सी, जिस पर जंजीरें लिपटी थीं, जैसे यहां किसी को बांध कर रखा गया हो। तभी पीछे से दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरा अचानक ठंडा हो गया। दीवारों से फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। उसने मुझे यहीं मारा, उसने मुझे यहीं मारा। रोहित ने कांपते हुए पूछा, किसने मारा? रूपा, तुम किसके बारे में बोल रही हो? अगले ही पल लालटेन की लौ तेज होकर बुझ गई और अंधेरे में एक परछाई उनके बीच आकर खड़ी हो गई। वो इंसान नहीं था। उसका चेहरा काला धुआं था और आंखें लाल अंगारे जैसी चमक रही थीं। उसने भारी आवाज में कहा, अब तुम भी यहीं मरोगे जैसे रूपा मरी थी। अंधेरे में खड़ा वो काला साया जैसे उन्हें निगल लेना चाहता था। अर्जुन, रोहित और दीपक
एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। कमरे की ठंडक अब हड्डियों तक उतर चुकी थी। फुसफुसाहटें तेज होती जा रही थीं। भागो या मरो। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर जेब से मोबाइल निकाला। उसकी हल्की टॉर्च जलते ही साये का चेहरा साफ दिखने लगा। ये कोई आत्मा नहीं, बल्कि रूपा का पति रघुनाथ था, जिसका चेहरा आधा जला हुआ था और आंखें खून से भरी थी। रोहित ने चौंकते हुए पूछा, तुम जिंदा हो? लोग कहते हैं तुम मर गए थे। रघुनाथ पागलों की तरह हंस पड़ा। मरना चाहता था, लेकिन मर नहीं सका। रूपा ने मुझे धोखा दिया। वो मेरे दुश्मन से प्यार करती थी। मैंने उसे इसी कुर्सी से बांधा और जिंदा जला दिया। दीपक ने गुस्से से कहा, तुमने इंसानियत का खून किया। यही वजह है कि उसकी आत्मा अब भी यहां भटक रही है। अचानक कमरे की दीवारों से लाल खून टपकने लगा। रूपा की चीख गूंज उठी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। उसने मुझे मारा, अब मैं बदला लूंगी। एक पल में हवा तूफान की तरह घूमने लगी। रघुनाथ चीखते हुए दीवार की तरफ खिंचने लगा और फिर पूरी तरह अंधेरे में समा गया। कमरा शांत हो गया, लेकिन लालटेन अपने आप जल उठी और उस पर खून से लिखा था, ये हवेली अब भी मेरी है। अर्जुन, रोहित और दीपक ने एक दूसरे को देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि रघुनाथ का अंत हो चुका है, लेकिन रूपा की आत्मा अब और भी ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। रघुनाथ के गायब होते ही हवेली में एक अजीब सन्नाटा फैल गया, लेकिन यह सन्नाटा डर से भरा हुआ था। अर्जुन ने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया तो वो अपने आप बंद हो गया, और फिर हवेली की पुरानी दीवारों से फटी फटी आवाज में रूपा की आत्मा बोली, तुमने मेरे दुश्मन को मुझसे छीन लिया। अब तुम तीनों मेरी कैद में रहोगे जब तक कि मेरा बदला पूरा नहीं होता। दीपक ने गुस्से में कहा, हम तुम्हारे खेल का हिस्सा नहीं बनेंगे। इतना कहना ही था कि हवेली की जमीन फटने लगी और नीचे से काले धुएं के साथ जलते हुए हाथ बाहर आने लगे, जैसे किसी नर्क के गड्ढे से उठ रहे हों। वो हाथ तीनों को पकड़कर नीचे खींचने लगे। रोहित ने पास पड़ी लोहे की छड़ से उन हाथों को मारकर छुड़ाया, लेकिन तभी उनकी नजर हवेली के बीचों बीच एक काले दरवाजे पर पड़ी, जो वहां पहले नहीं था। दरवाजे से लाल रोशनी निकल रही थी और भीतर से वही महिला की रोती चिल्लाती आवाज आ रही थी। अर्जुन ने डरते डरते कहा, मुझे लगता है इस दरवाजे के पीछे ही रूपा का सच छुपा है। अगर हम इसे खोल दें तो शायद ये श्राप खत्म हो जाए। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया, चारों तरफ से जलती हुई परछाइयां उनकी ओर दौड़ पड़ी और हवेली में हर जगह ताले अपने आप बंद होने लगे। रूपा की ठंडी लेकिन खतरनाक हंसी गूंज उठी, सच देखना आसान नहीं, देखना है तो पहले मौत से गुजरना होगा। अर्जुन, दीपक और रोहित जलती हुई परछाइयों से बचाते बचाते उस काले दरवाजे के सामने पहुंच गए। दरवाजे पर अजीब सी धातु की जंजीरें लिपटी थीं और हर जंजीर पर किसी के नाम खुदे हुए थे। ध्यान से देखने पर तीनों को पता चला कि उनमें से कुछ नाम गांव के लोग थे जो सालों पहले अचानक गायब हो गए थे। रोहित ने कांपते हुए कहा, यानी ये दरवाजा इन सब की मौत की कुंजी है। दीपक ने लोहे की छड़ से जंजीरें तोड़नी शुरू की, लेकिन जैसे ही पहली जंजीर टूटी, दरवाजे के पीछे से इतनी ठंडी हवा निकली कि उनके शरीर सुन्न पड़ गए। उस हवा में किसी महिला के रोने और बच्चों के चिल्लाने की आवाजें मिल रही थी। अर्जुन ने हिम्मत करके दरवाजा धक्का दिया और अंदर का नजारा देखकर तीनों की सांसें थम गई। अंदर एक अंधेरा कमरा था, जिसकी दीवारों पर खून से लिखी एक ही पंक्ति बार बार लिखी हुई थी, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। कमरे के बीचों बीच रूपा की आत्मा खड़ी थी, लेकिन अब वो वैसी डरावनी नहीं लग रही थी। उसके चेहरे पर दर्द था, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं इस हवेली की मालकिन थी। मेरे ही घर वालों ने लालच में मुझे जिंदा दीवारों में चुनवा दिया ताकि मेरी जमीन हड़प सके।
मेरी मौत के बाद मेरी आत्मा यहाँ फंस गई और जिसने भी हवेली में कदम रखा मैंने सिर्फ एक ही सवाल किया, क्या तुम मुझे इंसाफ दोगे? तीनों ने एक दूसरे को देखा, लेकिन तभी कमरे की छत से लाल खून टपकने लगा और हवेली की दीवारें हिलने लगीं जैसे वो उनकी बात मानने को तैयार ना हो। रूपा ने अचानक अपनी आंखें लाल कर ली और चीख पड़ी, अगर इंसाफ नहीं तो मौत पक्की। रूपा की लाल आंखें अंधेरे में जलती मशाल की तरह चमक रही थीं। कमरे का तापमान अचानक और गिर गया, जैसे ठंडक हड्डियों के आर पार चुभ रही हो। अर्जुन ने कांपते हुए कहा, हम तुम्हें इंसाफ दिलाएंगे, लेकिन कैसे? रूपा की आवाज में गूंज थी, मेरी हड्डियां हवेली के तहखाने में कैद हैं। जब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी मैं इस पिंजरे से आजाद नहीं हो सकती। तभी तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया और वहां से तेज सड़ांध की बदबू फैलने लगी। दीपक ने टॉर्च जलाकर अंदर झांका। सीलन और अंधेरे में पुरानी लकड़ी के बक्से रखे थे और उन पर अजीब ताले लगे थे। जैसे ही उन्होंने पहला बक्सा खोला, अंदर से इंसानी हड्डियां और खून से सना एक लाल चुनरी निकली। रूपा की आंखों में आंसू भर आए। यही मेरी आखिरी निशानी है। लेकिन तभी हवेली में जोरदार धमाका हुआ। छायाएं दीवारों से निकलकर उन पर टूट पड़ी। वो छायाएं रूपा के हत्यारों की आत्माएं थीं, जो नहीं चाहती थीं कि सच सामने आए। कमरे में अंधेरा और चीखों का तूफान छा गया। रोहित ने जल्दी से हड्डियों और चुनरी को आग लगाने के लिए दीपक से माचिस ली। जैसे ही आग जली, पूरी हवेली में भयानक चीख गूंजी। छायाएं धुएं में बदलकर गायब होने लगी और रूपा की आत्मा के चेहरे पर पहली बार शांति की मुस्कान आई। तुमने मुझे इंसाफ दिया, अब यह हवेली तुम्हें कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। इतना कहकर रूपा की आत्मा हवा में विलीन हो गई। लेकिन जब तीनों ने राहत की सांस ली, तहखाने के कोने से फिर से फुसफुसाहट आई, एक और है जिसे अभी इंसाफ नहीं मिला। तहखाने में लाल रोशनी फैल चुकी थी। बच्ची का भूत हवा में तैरते हुए तीनों दोस्तों के पास आने लगा। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू बह रहे थे और हर कदम पर जमीन से काले धुएं की लपटें उठ रही थीं। अर्जुन ने डरते हुए जेब से वो पुराना ताबीज निकाला जो हवेली के बाहर बैठे पंडित ने उसे दिया था। पंडित ने कहा था, अगर हालात बेकाबू हो जाएं तो इसे खोलकर पढ़ना, लेकिन सावधान रहना। अर्जुन ने जैसे ही ताबीज खोला, उसमें से तेज सफेद रोशनी निकली और साथ ही मंत्रों की गूंज तहखाने में भर गई। बच्ची का भूत चीखते हुए पीछे हटने लगा, लेकिन उसकी चीख में दर्द नहीं, गुस्सा था। दीपक ने देखा कि पिंजरे के पास फर्श पर एक पुराना लकड़ी का खिलौना पड़ा था। उस खिलौने को जैसे ही बच्ची ने देखा, उसकी आंखों का लाल रंग धुंधला पड़ने लगा। रोहित ने फौरन खिलौना उठाकर उसके सामने कर दिया। यह तेरा है, तू अब आजाद है, रोहित ने कहा। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और वो धीरे धीरे धुएं में बदलने लगी। उसके जाने के साथ ही तहखाने की दीवारें हिलना बंद हो गईं और दरवाजा अपने आप खुल गया। तीनों दोस्त हवेली से बाहर भागे। बाहर पहुंचकर उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़कियों में कोई परछाई खड़ी थी, लेकिन इस बार वो रूपा भी नहीं थी और वो बच्ची भी नहीं। वो एक लंबी काली आकृति थी जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। अर्जुन की सांस थम गई। मतलब हवेली का असली मालिक अब तक यहां है। तीनों बिना पीछे देखे गांव की ओर भागे, लेकिन हवेली की ऊपरी खिड़की से वो परछाएं उन्हें देखती रही, जैसे इंतजार कर रही हो कि वे फिर लौटेंगे। दोस्तों, अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो गुलशन हॉरर स्टोरी को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली बार का डर और भी ज्यादा खतरनाक होगा। याद रखिए, इस हवेली के रहस्य अभी खत्म नहीं हुए हैं और अगर आप सच में हिम्मत रखते हैं तो हमारे साथ इस डर की यात्रा में बने रहिए। गिफ्ट आपके लिए तैयार है, बस हमारा 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट पूरा कराइए और अपना नाम व गांव का नाम कमेंट में लिखिए ताकि हम ये सरप्राइज आप तक पहुंचा सकें। गिफ्ट आपके लिए तैयार है। जुड़े रहिए गुलशन हॉरर स्टोरी के साथ, जहां डर है असली और सस्पेंस है अनंत।